सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको पाठ 7 जिसका शीर्षक है काबुली वाला कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता, जो अब कलकत्ता के नाम से प्रसिद्ध है, और बंगाल में हुआ था। ये साहित्य जगत के एक सुविख्यात कवि, लेखक, कथाकार, गीतकार, उपन्यासकार, नाटककार एवं निबंधकार थे। भारत देश का राष्ट्रगान इन्हीं की एक रचना है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीतांजलि, रविंद्र संगीत, आमार, सोनार बांग्ला आदि। सन 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अब पाठ परिचय। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अपनों से भी ज़्यादा अपने लगने लगते हैं। चाहे वे बच्चे हों या बड़े, वे हमारे मन पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं कि हम चाहकर भी उन्हें भुला नहीं पाते। इस कहानी में भी ऐसा ही काबुली वाले के साथ हुआ है। अब इस कहानी पढ़ने से पहले आप कुछ कठिन शब्द है उस पर ध्यान देंगे। कठिन शब्द यहाँ पर यह है घड़ी भर, थोड़ी देर के लिए, इनकार, मना करना को इनकार कहते हैं, मेहरबानी, कृपा, शक पकाना, अचंभित होना। अब चलिए अब कहानी सुनते हैं। आपको सुनाते हैं कहानी। अब ध्यान से आप लोग सुनेंगे। ये कहानी जो है एक 5 वर्ष की लड़की और एक काबुली वाले की कहानी है। इस कहानी के ये दोनों जो है मुख्य पात्र हैं। ये मिनी नाम की एक 5 वर्ष की लड़की जो है वो बिना बोले घड़ी भर भी चुप नहीं रहती है। वो पूरे दिन कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। एक दिन क्या हुआ कि सवेरे सवेरे अपने पिताजी से मिनी आकर बोलती है कि दरबान रामदयाल जो है ना, वह काक को कौवा कहता है। वह कुछ जानता ही नहीं, यानी कि वो बाबूजी से दरबान रामदयाल की शिकायत कर रही थी। फिर कुछ क्षण के बाद वो दूसरी बात छेड़ देती है कि बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूर से पानी फेंकता है और इसी कारण बारिश होती है। भोला झूठ बोलता है ना। वो नन्ही सी बच्ची को इतना ज्ञान है कि भोला झूठ बोलता है, आकाश में वो हाथी सिर से पानी नहीं फेंकता है। फिर वह क्या होता है कि अब खेलने में मगन हो जाती है। घर के एक कमरे में जाकर वो खेलने लगती है कि अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के तरफ दौड़कर आती है और बड़े ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि काबुली वाले, ओ काबुली वाले। और काबुली वाले जो है वह कंधे पर मेवों की झोली जिसमें बादाम और किशमिश रहता है लटकाए हुए सड़क पर धीमी चाल से चला जा रहा था कि उसकी मिनी की आवाज़ सुनकर वह उसके यहाँ आता है। और मिनी जैसे ही काबुली वाले को देखती है तो वो डर से अपने पिताजी के घुटनों में जाकर छुप जाती है। अब जो काबुली वाले जो है सो मिनी को अपने झोली से किशमिश और बादाम निकाल कर देना चाहा, लेकिन वो लेने से इनकार कर गई क्योंकि वो डर से अपने पिताजी के घुटनों में चिपकी हुई थी। उसे डर लग रहा था काबुली वाले को देखकर। इस तरह जो है काबुली वाले और मिनी का पहला परिचय होता है। अब जो है कुछ काम से मिनी के पिताजी घर से बाहर जाते हैं और जाने से पहले वो 8 आना काबुली वाले को देकर जाते हैं, क्योंकि मिनी की झोली में बादाम और किशमिश रख दिया था। काबुली वाले ने मिनी के झोली में बादाम और किशमिश रख दिया था, इसी कारण वो 8 आने देकर और चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ देर काबुली वाले मिनी से बातें करते रहता है और फिर बातें करते करते मिनी के झोली में जो है अठन्नी डालकर वो चला जाता है। और ये काम जो है उसका प्रतिदिन का है। प्रतिदिन मिनी से मिलने आता है और मिनी को बादाम किशमिश देकर चला जाता है। और अब दोनों में जो है धीरे धीरे काबुली वाले और मिनी में दोस्ती होने लगती है। यहीं से दोस्ती की शुरुआत होती है। अब काबुली वाले को देखकर मिनी डरती नहीं है बल्कि खूब हंसती है और रहमत भी हंसता है। और वो पूछती है कि तुम्हारे झोली में क्या है। तो रहमत हंसते हुए, रहमत जो काबुली वाले का नाम है, वो कहता है कि हाथी है।
तो मिनी ये फिर मिनी से वो पूछता है कि तुम ससुराल कब जाओगी। तो मिनी पलटकर रहमत से ही पूछती है कि तुम ससुराल कब जाओगे। तो रहमत अपना मोटा घूंसा तान कर दिखाता है कि हम ससुर को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती है और मिनी को अब काबुली वाला जो है अच्छा लगने लगा था। इस तरह जो है प्रतिदिन रहमत जो काबुली वाले हैं वो प्रतिदिन मिनी के पास आता है और मिनी को सूखे मेवे देकर चला जाता है। ये काबुली वाला अपने दूर देश काबुल से आकर और कोलकाता के गली मोहल्ले में घर घर जाकर और सूखा मेवा जो है वो बेचता है। और यह सर्दी की शुरुआत में ही, सर्दी जैसे ही शुरू होता है उसी समय आ जाता है। सर्दी के अंत में जो है यह अपने देश को जाने के लिए, लौटने के लिए जो है घर घर जाकर वसूली करता है। जहाँ जहाँ वो सूखे मेवे दिए रहता है ना, उस घर घर जाके उन घर घर में जाकर उनसे पैसा वसूली करता है। इसी दरमियान क्या हुआ कि एक सुबह सवेरे सवेरे सड़क पर जोर की आवाज़ सुनाई दिया। तो लेखक जाकर देखते हैं कि क्या हुआ, आखिर ये शोर कहाँ से आ रही है। तो जाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि दो सिपाही जो है रहमत को बांध कर लिए जा रहा था। कुछ पड़ोसियों के मुंह से और कुछ रहमत के मुंह से ऐसा पता चला कि उसने उनके पड़ोस में जो वो पड़ोसी है जो जिसने रहमत से ये सूखे मेवे लिए थे वो पैसा देने से इनकार कर दिया। इस कारण रहमत गुस्सा में आकर, क्रोध में आकर जो है सो छुरा मार दिया है। इसी कारण जो है सिपाही रहमत को पकड़कर ले जा रहे हैं। अब है मिनी जो है मिनी भी वहाँ तभी आ जाती है और मिनी से हंसकर वो कहता, मिनी पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये कहता है कि मैं ससुराल जा रहा हूँ। लेकिन मिनी जो है वो प्रसन्न नहीं हुई, इसकी बात को सुनकर खुश नहीं होती है। तब वह रहमत अपना मोटा घूंसा दिखाता है और कहता है कि हम ससुर को मारेगा, पर क्या करूँ, हाथ बंधे हैं। अब जो है रहमत को छुरा चलाने के अपराध में कई साल की सज़ा हो गई। और इसके बाद जो है काबुली वाले का ध्यान मिनी के मन से धीरे धीरे उतर गया और वह लगभग भूल ही चुकी थी, क्योंकि लंबी जो है इसको रहमत को लंबी कैद की सज़ा सुना दी गई थी। और अब मिनी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अब इतनी बड़ी हो गई थी कि आज अब विवाह योग्य हो गई थी। आज उसका विवाह है में लोग आ जा रहे हैं और उनके पिताजी जो है कमरे में बैठे हिसाब लिख रहे थे कि इतने में एक सलाम ठोकता हुआ ये जो है सलाम करके एक और रहमत आकर खड़ा हो जाता है। और रहमत को जैसे ही देखते हैं तो लेखक जो है सो पहचान नहीं पाते। लेकिन कुछ देर के बाद, क्योंकि रहमत के पास ना तो झोली थी और ना ही चेहरे पर पहले वाली खुशी थी, फिर ध्यान से देखने के बाद उनसे रहमत को देखकर ये लेखक पहचान जाते हैं। फिर पूछते हैं कि क्यों रहमत कब आए। तो कहता है कि कल शाम ही जेल से छूटा हूँ, ये बताता है रहमत। तो लेखक कहते हैं कि आज हमारे घर में कुछ ज़रूरी काम है, मैं उसमें लगा हुआ हूँ, आज तुम जाओ और फिर आना। लेकिन अब जो रहमत उदास हो जाता है, दरवाजे के पास रुक कर फिर बोलता है कि ज़रा बच्ची को नहीं देख सकता। तो जो है ये आवाज़ ज़रा बच्ची को नहीं देख सकता, अब भी उसे रहमत को विश्वास है कि मिनी अभी भी उतनी ही छोटी बच्ची होगी और वह दौड़कर उसके पास चली आएगी। काबुली वाले कहते हुए चिल्लाती हुई दौड़ी चली आएगी। वह उसको अभी भी ऐसा ही विश्वास है और फिर वह उसी तरह पुराने हंसी खुशी और बातचीत करेंगे। तो ये सोचकर, लेकिन क्या होता है कि फिर वह पलटकर जो है वो उदास हो जाता है। फिर पलटकर वह आकर कहता है कि बाबूजी थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, आप उसको दे दीजिएगा। तो लेखक पैसा देना चाहे, लेकिन वो जो है पैसा लेने से इनकार कर दिया। बोला आपकी ऐसे भी बहुत मेहरबानी है, पैसे रहने दीजिए। फिर ठहर कर बोलता है कि आपके जैसी, अब वो अपनी भावना को यहाँ पर उजागर कर रहा है कि आपके जैसी मेरी भी एक बेटी है। मैं उसको याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा लाया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता, बल्कि आपकी बेटी की छवि में मेरी बेटी की छवि दिखाई देता है और ऐसा लगता है जैसे मानो वो मेरी ही बेटी है और मैं उसी से मिल रहा हूँ। इसीलिए
मैं मिनी से इतना ये जो प्रेम करता हूँ। और फिर वह कुर्ते की जेब में हाथ डालकर एक मैला कुचैला कागज़ का टुकड़ा निकालता है और उसे बड़े ही जतन से खोल कर चारों ओर खोल कर और दोनों हाथों से उसे फैला कर मेज़ पर फैला देता है। और उस कागज़ के टुकड़े में जो है 2 नन्हे-नन्हे हाथ के छोटे-छोटे पंजे का निशान रहता है, जो हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर और उसको लगा छाप ले लिया जाता है। और उसकी छाप ये जो है उसकी छाप, वही छाप वाली कागज़ को वो रहमत जो है अपने सीने से लगाए हुए कलकत्ते के गली कूचों में अपना सामान बेचता है और अपनी बेटी को याद करता है। और जैसे ही वो मिनी को देखता है तो उसे अपनी बेटी की छवि याद आती है, इसीलिए उसको मिनी से इतना गहरा स्नेह हो जाता है। यह देखकर जो है लेखक की आंखें जो है भर आती है और वह सब कुछ छोड़कर भूलकर मिनी को बुलाते हैं। मिनी जो है विवाह की पोशाक पहने और गहने पहने हुई वहाँ आती है, यानी कि मिनी का शादी है और शादी के जोड़े में और गहने पहने हुए शर्म से सिकुड़ी जा रही सिमी वहाँ आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर रहमत जो है काबुली वाला वो सकपका जाता है। उसे तो पता ही नहीं चला कि मिनी आज इतनी बड़ी हो गई है, आज मिनी का शादी है। वह हंसकर बोलता है, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी सास का अर्थ अब समझने लगती है और उसका मुंह यह सुनकर लाल हो उठता है। फिर मिनी के चले जाने के बाद गहरी सांस भरकर रहमत ज़मीन पर बैठ जाता है। अब उसकी समझ में यह स्पष्ट हो जाती है कि मेरी भी इतनी ही बड़ी बेटी हो गई होगी, ना जाने वह किस अवस्था में होगी, कैसी होगी मेरी बेटी। यह सोचकर वह उदास हो जाता है। तभी लेखक को ख्याल आता है कि क्यों ना इस बिछड़े हुए पिता को अपनी बेटी से मिलवा दिया जाए और शादी के लिए जो रुपया रखे रहते हैं उसमें से कटौती करके वो रहमत के हाथ में रख देते हैं। रहमत इनकार करता है, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम अपने देश को चले जाओ और अपनी बेटी से मिलो। यह कहकर उन्हें परम संतोष की ये जो है परम संतोष मिलता है। और वो सोचते हैं कि एक बिछड़े हुए पिता को उनकी बिछड़े हुए पिता को बेटी से मिलाने के बाद जो खुशी मिलती है वो और किसी चीज़ में नहीं, और राहत की सांस लेते हैं। तो इस कहानी से हम यही स्पष्ट होता है, हम यही समझते हैं कि सबसे पहले ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें ना तो किसी के साथ धोखा करना चाहिए। पहली बात है, रहमत आखिर अपराधी क्यों बना? तो ना तो हमें किसी का सामान लेकर और उसे मुकरना चाहिए, ना ही धोखा देना चाहिए। अगर वो पड़ोसी रहमत को धोखा नहीं देता तो शायद रहमत अपराधी बनने से बच जाता। और रहमत भी अगर अपने गुस्से पर काबू कर रखता, क्रोध से बढ़कर वो उस पर छुरा से वार नहीं करता, तो एक अपराधी बनने से वो भी बच जाता। तो हमें गुस्से पर नियंत्रण करना चाहिए और कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।